खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज मथुरा और काशी दोनों जगहों से बड़ी खबर है। ज्ञानवापी मामले में आज एएसआई की रिपोर्ट को कोर्ट के सामने रखा गया। सीलबंद लिफाफे में 1500 पन्नों की रिपोर्ट को टेबल किया गया। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने यह दलील दी है कि इस मामले से जुड़े हुए फैक्ट से पहले उनको अवगत कराया जाए और उसके बाद इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। मामले की अगली सुनवाई अब 21 दिसंबर को होगी। इसके अलावा मथुरा की ईदगाह के कोर्ट कमिश्नर सर्वे को लेकर प्रयागराज हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई, जिसमें आज सर्वे की प्रक्रिया तय की जानी थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से संबंधित एक स्पेशल याचिका पहले से है, लिहाजा पहले उस पर फैसला आना चाहिए और फिर सर्वे की प्रक्रिया पर फैसला दिया जाना चाहिए। और मुस्लिम पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 9 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है। तो ये दो बड़ी खबरें हैं काशी और मथुरा से जुड़ी हुई। एक तरफ ज्ञानवापी में एएसआई की रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी गई, तो शाही ईदगाह मामले में अब 9 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। हमारे साथ वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी जुड़े हुए हैं और इसके अलावा प्रयागराज से सर्वेश दुबे हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं प्रयागराज से सर्वेश दुबे का। सर्वेश, ये बताइए, इस पूरे मामले ने एक नया टर्न ले लिया है। मुस्लिम पक्ष की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह का फैक्ट जो है बाहर ना आने पाए, ठीक वैसे ही जैसा हमने ज्ञानवापी मामले में देखा। और सुप्रीम कोर्ट की दलील दी गई कि 9 जनवरी को वहां पर एक स्पेशल याचिका पर सुनवाई होनी है, तब तक कोर्ट कमिश्नर को लेकर कोर्ट कोई फैसला ना दे। क्या दलीलें मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई? क्या हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया? कोर्ट में क्या हुआ, विस्तार से बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए आज का दिन बेहद अहम था और चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 18 जो याचिकाएं हैं मथुरा से जुड़ी हुई, उनका एक साथ ट्रायल किया जा रहा है और आज कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त करने के मामले में सभी पक्षों को सुने जाने के बाद इसका प्रारूप तय किया जाना था कि किस तरह से कौन कौन इसमें कोर्ट कमिश्नर होंगे और किस तरह से कोर्ट कमिश्नर सर्वे का कार्य करेंगे। लेकिन इस बीच आज मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति की और मुस्लिम पक्ष की आपत्ति के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला रिजर्व कर लिया है। हमारे साथ इस समय बातचीत के लिए है इस केस से जुड़े हुए, जिनमें सूट नंबर 3 और 13 है, महेंद्र प्रताप सिंह जी का अधिवक्ता है हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, करीब कितनी देर बहस हुई और मुस्लिम पक्ष ने किस बात को लेकर आपत्ति दाखिल की? देखिए, आज श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में उच्च न्यायालय में आज कोर्ट कमिश्नर गठित होने को लेकर सुनवाई हो रही थी, जिसमें 3 सदस्यीय कमेटी गठित होनी थी। लेकिन शाही ईदगाह पक्ष के लोगों ने और सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोगों ने, जैसा कि उनकी रणनीति रही है, उनकी टैक्टिस रही है डिले करने की, आज उसी को लेकर एक आपत्ति दाखिल की। और उनका कहना है कि हमारी 2 SLP सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है और जब तक उनका डिस्पोजल न हो जाए, मीनवाइल इस कॉर्पोरेशन को रोक दिया जाए। लेकिन हमारा ये कहना था कि आपकी SLP पर कोई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे नहीं किया गया है। कौन कौन सी SLP है सर उनकी? जी, एक SLP उन्होंने बहुत दिन पहले दाखिल की थी कि इस केस को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न सुन करके मथुरा कोर्ट में ही सुना जाए, एक SLP ये थी। और दूसरी SLP उनकी ये थी कि अभी जो कोर्ट कमिश्नर का जो आदेश पारित किया है उसको स्टे कर दिया जाए। ये 16 तारीख को दाखिल की थी, तो दोनों पर ही स्टे नहीं है, तो ऑपरेशन रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। आप लोगों की दलील क्या थी कि इस पर चूंकि स्टे नहीं तो इसको सुना जाए? हाँ, हमारा ये कहना था कि ये जो एप्लीकेशन है आधारहीन है, बलहीन है, इसका कोई औचित्य नहीं बनता है और इनका एकमात्र उद्देश्य है कि किसी तरह से इसको डिले किया जाए। पहले भी डिले करते रहे ये लोग, तो आज भी बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे ज्ञानवापी मामले में डिले करने के लिए हर संवैधानिक कदम और फोरम का इस्तेमाल किया गया। सीधा रुख करेंगे वाराणसी का। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, आज एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। 1500 पेजेस की ये रिपोर्ट है, लेकिन सबको यही जिज्ञासा है कि इससे जुड़े हुए फैक्ट्स जो एएसआई ने पाए हैं और कोर्ट को सबमिट किए हैं, वो कब तक सामने आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रिपोर्ट पेश हो गई है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि उस रिपोर्ट को लेकर विष्णु शंकर जैन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है और उसको लेकर उन्होंने प्रार्थना पत्र भी अदालत में दिया है, जिस पर अब 21 तारीख को सुनवाई होगी। यानी 21 तारीख वो तारीख जब ये तय होगा कि ये पब्लिक डोमेन में, यानी कि दुनिया के सामने मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट सामने आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। हमारे साथ विष्णु जी खुद बात करने के लिए। विष्णु जी, किस बात का आज चूंकि सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश हुई और लगातार ये कहा जा रहा था कि पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट आएगी, क्यों? क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने तो किसी आदेश में कहा था कि सीलबंद लिफाफे में आनी है? आपको मैं कोर्ट की रिकॉर्ड, जो कोर्ट की हियरिंग का रिकॉर्ड है, आप लाइव लॉ उठा के देख सकते हैं। लाइव लॉ की रिपोर्टिंग उज़ैफा अहमदी साहब ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त को बयान दिया था और ये मांग की थी कि जो रिपोर्ट है वो सील कवर में फाइल हो। सुप्रीम कोर्ट ने उस मांग को रिजेक्ट कर दिया और सील कवर में रिपोर्ट फाइल करने का कोई आदेश नहीं दिया। स्पेसिफिक और सेटेड लॉ है कि सील कवर में रिपोर्ट तभी फाइल हो सकती है जब कोर्ट का डायरेक्ट इसके लिए ऑर्डर हो, वरना जो जनरल प्रक्रिया है कि आप रिपोर्ट जो जैसे नॉर्मली फाइल करते हैं वैसे ही फाइल करेंगे। एडवोकेट कमीशन की जो जब रिपोर्ट फाइल हुई थी तो वो सील कवर में नहीं फाइल हुई थी,
और एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट को सबने अवलोकन किया था। तो ये कहना कि रिपोर्ट सील कवर में फाइल हो और इसको किसी से शेयर ना किया जाए, सिर्फ प्लेंटिफ पढ़ें और मीडिया के ऊपर गैग ऑर्डर लगा दिया जाए, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का डायरेक्ट उल्लंघन है। ऐसा गैग ऑर्डर माननीय न्यायालय ने 10 अगस्त को लगाया था। उसको हम लोगों ने इसलिए माना कि हम चाहते थे कि सर्विस सुचारू रूप से हो जाए, पर अब आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे गैग ऑर्डर नहीं लगा सकते। आज हम लोग उस दौर में हैं जहाँ पे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बारे में लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, हर आदमी बात करता है। इनफैक्ट कोर्ट के जजमेंट का 370 में अगर आपने देखा हो तो आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा किसी जजमेंट का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट डिलीवर किया उसका लाइव टेलीकास्ट किया गया। हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। और यहाँ पे अंजुमन इंतजामिया चाहता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का, कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट फाइल हो रहा है उस पर गैग ऑर्डर लगा दिया जाए, जो क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन है। और ये सारी बातें हम कोर्ट के सामने 21 दिसंबर को रखेंगे। अगर यहाँ से राहत नहीं मिलती तो क्या आप उच्च अदालत में जाएंगे? सीधे इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि आज जो हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त के ऑर्डर का वायलेशन हुआ, क्लियर वायलेशन हुआ। तो आप हमारे साथ विष्णु जी थे जो बता रहे थे कि जो आज रिपोर्ट पेश हुई है सीलबंद लिफाफे में, वो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके 4 अगस्त का जो ऑर्डर है उसका उल्लंघन है, क्योंकि सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करने की कहीं से भी कोई भी बात जिक्र नहीं था। और आज जो रिपोर्ट एएसआई की ओर से पेश की गई वो सीलबंद लिफाफे में पेश की गई है। अब 21 तारीख को तय होगा कि रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं होगी, और अगर यहाँ की अदालत इस पर आदेश नहीं देती है या सीलबंद लिफाफे के आदेश को कंटिन्यू रखती है तो उसके खिलाफ जो मंदिर पक्ष है यानी कि विष्णु शंकर जैन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट मंदिर पक्ष जाएगा। और राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। राजीव, जिस तरीके से ज्ञानवापी के मसले में एएसआई ने 1500 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी, क्या रिएक्शंस मिल पा रहे हैं? देखिए अनुपम, कहीं ना कहीं जो आज एक बहुप्रतीक्षित एएसआई की रिपोर्ट थी उसको आज सबमिट कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से एएसआई ने उसे सील बंद लिफाफे में एडमिट किया है उसको लेकर पूरे कचहरी परिसर में चर्चा है। तमाम ये वकील कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं था तो एएसआई ने ऐसा क्यों किया। ऐसे में तमाम हमारे साथ अधिवक्ता मौजूद हैं जो कि यहाँ के हैं। सर, आज एएसआई ने रिपोर्ट सबमिट किया है लेकिन सील बंद लिफाफे में सबमिट किया है, इसके पीछे क्या मंशा हो सकता है? ये वहाँ पे प्रश्न उठा और जो है एएसआई के एडवोकेट जो अमित श्रीवास्तव ने ये कहा कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो है इसको सील कवर में दाखिल कर रहे हैं। इस पे हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने सख्त एतराज किया और कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की नजीरें हैं, तमाम नजीरें हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो है जब कोर्ट में पेश होगा तो ओपन पेश होगा, वो सील भले बाद में कोर्ट उसको सील बंद करके डॉक्यूमेंट को रखने के लिए कह दे, लेकिन जब पेश होगा, जब प्रेजेंट होगा उस वक्त सील कवर में नहीं पेश होगा। तो आप ये जानिए कि इस पे कोर्ट ने कहा कि हम 21 तारीख को आदेश पारित करेंगे। इसके पहले मुस्लिम पक्ष ने एक एप्लीकेशन ये लगाई थी कि ये जो सबमिट हो रहा है रिपोर्ट, इसकी जब सर्टिफाइड कॉपी पक्ष विपक्ष वादी प्रतिवादी को मिले तो ये अंडरटेकिंग दिया जाए कि ये मीडिया को लीक नहीं करेंगे। इस पे भी कोर्ट ने कहा, हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं का सख्त एतराज था। उन्होंने कहा कि ये जो चीजें हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट नहीं है कि आप बंद कमरे में कहेंगे, ओपन कोर्ट में सारी प्रोसीडिंग चल रही है। तो आप ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जो कमीशन रिपोर्ट दाखिल है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लिहाजा आप किसी को इसका सर्टिफाइड कॉपी लेने से, इस पे बोलने से रोक नहीं सकते हैं। ये हिंदू पक्ष की दलील थी। तो कोर्ट ने इस पे भी कहा कि हम 21 को दोनों चीजों पे ऑर्डर करेंगे। सवाल यही है सर कि आखिर क्या डर है मुस्लिम पक्ष को कि एएसआई रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी, तो कौन सा ऐसा सच है जो पब्लिक डोमेन में? देखिए, उनके पास चूंकि कहने के लिए कुछ है नहीं, ये साबित हो चुका है पब्लिक डोमेन से भी, इतिहास से भी, कि वो जो है जो सो काल मस्जिद बनाई गई है वो हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाई गई। इतने ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन, इतने ज्यादा इतिहास के दस्तावेज, इतिहास, गजेटियर और तमाम उन्हीं के फरमान से ये साबित है कि वो जगह मंदिर तोड़ के वो मस्जिद बनाई है औरंगजेब ने। तो वो अंदर से कॉन्सेंस उसका अलाउ कर नहीं रहा है कि अब वो जिस की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये जो दावा आज दाखिल हुआ है, 2022 में दाखिल हुआ है, अंग्रेजों के जमाने में जब दीन मोहम्मद ने कहा था कि ये मस्जिद भी हमारी है, बाकी भी सब हमारा है, यदि अंग्रेजों के जमाने में भी दाखिल हुआ होता तो ये दावा हिंदुओं के पक्ष में डिग्री हुआ होता, मतलब हिंदू पक्ष जीतता। इतने डॉक्यूमेंट जैसा कि आपने सुना कि जैसा कि दावा कर रहे हैं बनारस के तमाम अधिवक्ता की, चाहे वो ऐतिहासिक दस्तावेज हो या फिर अब जो एएसआई ने अत्याधुनिक तकनीकों से, चाहे वो डीप पेनेट्रेशन रडार हो या फिर जो अन्य सर्वे की तकनीक होती है उनके जरिए जो सर्वे किया है
उससे कहीं ना कहीं जो सच है, जो फैक्ट है, वो हिंदुओं के पक्ष में है। और यही डर है कि मुस्लिम पक्ष ये चाहता है कि ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिक डोमेन में ना आए, इसको रोकने के लिए अर्जी दाखिल की गई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि 21 तारीख को जिला जज इस दोनों अर्जियों पर विचार करने के बाद क्या फैसला देते हैं और क्या ये एएसआई की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आएगी। देश दुनिया को ये पता चल सकेगा कि आखिर ज्ञानव्यापी का असली सच क्या है, या फिर इसके लिए अभी कुछ और इंतजार करना होगा। लेकिन लगातार जिस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था वो 90 दिन बाद एएसआई रिपोर्ट सौंप दी गई है और दावा ये किया जा रहा है कि तमाम ऐसे साक्ष्य और सबूत हैं जो ये दावा करते हैं कि वहां पर मस्जिद से पहले मंदिर था। पवन गौड़ हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आज मथुरा से किस तरह की प्रक्रियाएं मिल रही हैं, क्योंकि तेजी से मामला आगे बढ़ रहा है। हालांकि अब सुनवाई जनवरी में होगी क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने खास पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई हुई है। ये पूरा क्या मामला है? देखिए, एसएलपी मुस्लिम पक्ष के द्वारा दायर की गई थी स्पेशल लीव पिटीशन, उसको सुनवाई करते हुए अभी 4 बजे तक संभवतः उस पर ऑर्डर आ सकता है। लेकिन उससे पहले तमाम जो लोग यहाँ मौजूद हैं लगातार सुबह से भजन कीर्तन कर रहे हैं। खुद दिनेश शर्मा जी यहाँ एक जो वादी है इस पूरे केस में वो यहाँ है लड्डू गोपाल जी के एक विग्रह के साथ में। दिनेश जी, क्या कुछ सोचते हैं जिस तरह से पूरा मामला आगे चल रहा है? आज कोर्ट में फैसला होना था कि किस तरह से सर्वे होना है, लेकिन अभी 4 बजे उसको लेकर पूरे प्रारूप को लेकर फैसला आना है, तो क्या आप देखते हैं? देखिए, सभी कृष्ण भक्त आज यहाँ पूरे देश से आए हुए हैं, सभी भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, सभी आशा लगाए हुए हैं कि जल्द से जल्द फैसला आए और एक तारीख निश्चित हो जाए कि कौन से दिन सर्वे होगी। क्योंकि सभी कृष्ण भक्त चाहते हैं कि जो भी भगवान कृष्ण मंदिर के यहाँ साक्ष्य दबे हुए हैं मस्जिद के नीचे, वो साक्ष्यों की रिपोर्ट बनाकर अधिकारी न्यायालय में जमा करें, जिससे न्यायालय को फैसला देने में आसानी हो। क्योंकि बहुत दिन पहले मुगल शासकों ने हमारे मंदिर पे कब्जा कर लिया था, ये अवैध कब्जा हटना चाहिए। ये सभी कृष्ण भक्त यही चाहते हैं और भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि यहाँ हे भगवान जल्द से जल्द सर्वे हो जाए, जिससे तमाम जो कृष्ण भक्त यहाँ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग और हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए और आप क्या सोचते हैं इस पूरे सर्वे को लेकर? मैं मथुरा से ही हूँ, मनोज शर्मा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुझे अध्यक्ष बनाया श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जो नंगे पैर रह के फलाहार करके और वो सनातन धर्म को, उसको श्री कृष्ण जन्मभूमि को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। और भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या सोचती हैं जिस तरह से सर्वे कराने की बात चल रही है शाही ईदगाह की, आप क्या सोचती हैं इस पूरे सर्वे के मामले को लेकर? देखिए, ये जो भी सर्वे होगा, पहले तो इसकी डेट टल गई है, अब 9 तारीख के लिए हो गई है, लेकिन हम तो उम्मीद लगाए बैठे थे आज की। और फिर जो सर्वे होगा उसमें साक्ष्य तो सबकी सब इस जन्मभूमि के पक्ष में ही आएंगे, हिंदू धर्म के पक्ष में ही आएंगे। और मंदिर अपना है, तो बस इसके लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ रही है, जो कि नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी कर रहे हैं और हमारा ही रहेगा। तो तमाम जो कृष्ण भक्त हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं मथुरा जन्मभूमि के सामने। तमाम लोगों की मानना यह है कि सर्वे जल्दी से जल्दी कराया जाना चाहिए, जिससे कि जो सच्चाई है वो लोगों को पता लगे, जिससे आगे का जो कार्रवाई है वो हो सके। क्योंकि तमाम जो लोग हैं, जिसमें चाहे दिनेश शर्मा हो, एक पक्षकार हैं, उनका मानना यह है कि एक बार सर्वे हो जाएगा तो उससे बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, चाहे वो अयोध्या के मामले की बात करें या ज्ञानवापी के मामले की बात करें। तो अगर एक बार सर्वे हो जाता है तो उससे जो वास्तविक जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाती है। कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ सोचते हैं आप इस पूरे सर्वे को लेकर? मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से राष्ट्रीय महासचिव कन्हैयालाल ब्रजवासी। मठ मंदिर के शिखर नींव पाषाण की रक्षा हो और श्री कृष्ण जन्मभूमि के शिलालेख पर लिखे हर अभिषेक की रक्षा हो, हर लेख की रक्षा हो। हम माननीय न्यायालय, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से यही मांग रखते हैं और विनती करते हैं कि जितने भी हमारे साक्ष्य मौजूद हैं, जो उन्होंने ईदगाह मस्जिद बना रखी है, औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ करके जो बना दी थी, उसका एएसआई सर्वे होना चाहिए और निश्चित रूप से हमारे सनातन प्रेमियों को न्याय मिलना चाहिए और जल्द से जल्द श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए ये दोनों पक्षकार वो सब उनको तो सुन ही रहे हैं, माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय। तो निश्चित रूप से हमें पूर्ण आशा और उम्मीद है कि जो 9 तारीख इन्होंने लगाई है, जो भी फैसला आएगा वो सब अच्छा ही होगा और सनातन प्रेमियों के ही पक्ष में होगा। हमें भगवान पर पूरा विश्वास है। श्री राधे राधे। तो तमाम लोगों का यही मानना है कि जल्दी से जल्दी सर्वे कराया जाए और जो सर्वे का फैसला होगा वो सभी पक्षों को मान्य होगा।
तो बिल्कुल देखिए, लोग कह रहे हैं कि उन्हें इंतजार भी है और साथ ही पूरा भरोसा भी है ईश्वर पर भी और साथ ही संविधान पर भी। सर्वेश का रुख कर लेते हैं। सर्वेश, अगर आपके आसपास भी कुछ लोग हो तो जरा उनसे बातचीत कीजिए। अब कोर्ट की तरफ से तो लगातार हम देख रहे हैं कि एक लंबी प्रक्रिया है जिसको फॉलो करना है, लेकिन लोगों का क्या कुछ कहना है, उनसे बातचीत कीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर हमारे साथ कुछ लोग हैं और मैं जल्द ही ऐसे एक पक्षकार से, कुछ अधिवक्ताओं से आपको मिलाता हूं। देखिए कि लड्डू गोपाल को लेकर किस तरह से आए थे और आज की जो सुनवाई थी वो बेहद अहम इसलिए भी थी कि सभी पक्षकार इसमें मौजूद थे और कान्हा जी को लेकर आए थे, यहाँ पर लड्डू गोपाल को लेकर पालने में आए थे। और देखिए कि अब चूंकि ठंडी का मौसम है तो उलन जो है, जो ऊनी वस्त्र भी उनको धारण कराया गया था, तो इस तरह से आज यहाँ पर आए थे। लेकिन आज कोर्ट कमिश्नर को लेकर फैसला फिलहाल नहीं हो सका है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि किस तरह से तैयारी थी। हम बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए, किस तैयारी से आज आप आए थे और लड्डू गोपाल को भी साथ लाए थे? हालांकि फैसला नहीं हुआ, फैसला रिजर्व हो गया। कितनी उम्मीद थी फैसले को लेकर आज? देखिए, फैसले को लेकर उम्मीद थी और है और आगे भी रहेगी, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण की नीति को मानते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हमें निराश होने का तो आश्वासन कभी नहीं दिया। कुरुक्षेत्र की भूमि में गीता का पाठ पढ़ाते हुए अर्जुन को निराशा से मुक्त किया, तो हम कैसे निराश हो सकते हैं। दूसरी बात ये रही कि मैं भगवान श्री कृष्ण लला विराजमान को जो लेकर आया हूँ, मैं हर तारीख में इनको साथ लेके आता हूँ। हर तारीख में लेकर आते हैं? हाँ, मैं हर तारीख में इसलिए लेके आता हूँ कि इनका बाल स्वरूप है। बड़ी मूर्तियों को हम साथ नहीं लेके आ सकते हैं, लेकिन बाल स्वरूप में एक भाव होता है, तो उस भाव के रक्षा करने के लिए हम इनको अपने साथ लेके आते हैं। और फिर भगवान तो कड़कड़। आपका कौन सा सूट नंबर है और क्या आपका? मेरा सूट नंबर 07 है, जिसका मैं मुख्य पक्षकार हूँ। कौशल किशोर ठाकुर मेरा नाम है। अच्छा, क्या है आपके सूट में, क्या मांग की गई है? मेरे सूट में सबसे पहली मांग तो ये की गई है कि देखिए, बाकी सभी शूटों में ये कहा गया है कि वो शाही ईदगाह जो है उसको मंदिर तोड़ के बनाया गया है। हमारे शूट में कहा गया है कि शाही ईदगाह जो है वो तथाकथित शाही ईदगाह है, वो मंदिर तोड़ के नहीं बनाया गया है, वो मंदिर को ही मस्जिद का नाम दिया गया है। पहली बात ये थी। उसके तथ्य भी हमारे अधिवक्ता है रीना सिंह जी, उन्होंने रखे हैं। अनिल बिसेन जी हैं और भी हमारे अधिवक्ता देवेंद्र विक्रम जी हैं, उन्होंने सभी लोगों ने अपने इस अनुसार जो है तथ्य रखे हैं। दूसरी बात यह है कि हमने कुएं को सर्वेक्षण करने के लिए हमने एक एप्लीकेशन लगाया कि कुएं से पिछली बार एक जो है तोरण द्वार निकला था, तो उसमें और भी कई सारी मूर्तियां हैं, उसकी सफाई कराई जाए। और इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ शाही ईदगाह को जब तक पूरा सर्वे क्लियर नहीं हो जाता तब तक के लिए सील कर दिया जाए। अच्छा, जितनी टोटल याचिकाएं हैं, करीब 18 अर्जियों पर सुनवाई इसमें हो रही है। सभी अर्जियों में लगभग कमोबेश एक मांग की गई है कि जो विवादित स्थल है वो हिंदुओं को सौंपा जाए और जो वहां पर विग्रह हैं, जो चिन्ह हैं, वो हिंदू मंदिर के पक्ष में आते हैं। इससे किस तरह से लोग सहमत हैं और क्या चाहते हैं? सभी पक्षकार क्या चाहते हैं? देखिए, सभी पक्षकारों की एक ही मांग है, क्योंकि सभी पक्षकार हिंदुत्व सनातन को लेकर अब आश्वस्त हैं और सनातन रक्षा करने के लिए ही सबका एक ही लक्ष्य है कि मंदिर हमारा हमें मिलना चाहिए, जो हमारी पौराणिक और विरासत स्थली है। भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह है, इसलिए हम उसके साथ किसी भी समझौते को मान्य नहीं कर सकते हैं। मूल एक ही समझौता होना चाहिए कि वो हमारा भवन हमें वापस मिलना चाहिए, जिसके लिए जो जिस प्रकार के तथ्य हमें सामने रखने तो वो हमारे अधिवक्ताओं के द्वारा रखे गए हैं। सभी याचिकाएं हैं जो सभी ने अपने अपने अनुसार जो है तथ्य रखे हैं और ये प्रमाणित भी होने के लिए अब कुछ समय की बारी है। अब बस इंतजार करना है प्रभु के जिस दिन कृपा। बिल्कुल, देखिए, थोड़ा इंतजार यहाँ पर और करना होगा। कानून की प्रक्रिया में अभी थोड़ा वक्त और लग सकता है। वाराणसी से उपेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उपेंद्र का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, पूरी रिपोर्ट सील्ड पैक लिफाफे में पेश की गई, जिसके बाद में अब सील्ड क्यों लगाई गई थी, इसको लेकर भी विष्णु जैन ने अपनी आपत्ति जाहिर की है। आप इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं, विष्णु जैन से भी आपकी बातचीत होगी, क्या कुछ उनका कहना